अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात करेंगे सियासी शमनिज़म की, जिसका एक मुज़ाहरा आज कराची में हुआ, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को इलेक्शन कमीशन ने रोका था पेशावर जाने से, वो चले गए। उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। गवर्नर सिंध ने ऑर्डीनेंस वापस कर दिया है, जो लीगल करने का ऑर्डीनेंस था इलीगल सोसाइटीज़ को। उससे आपको उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे और फिर चंद एक अहम छोटी मगर अहम खबरें उनके उनसे आगाह करेंगे आपको। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं गवर्नर सिंध की। उन्होंने आज उस ऑर्डिनेंस को वापस कर दिया है जिसका मकसद सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और सिंध के दीगर हिस्सों में बनने वाली इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगलाइज करना था। गवर्नर ने 14 एतराज़ात लगाए हैं, उनमें से चंद एतराज़ मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि उसूली तौर पर कोई ऐसी इमारत लीगलाइज नहीं होनी चाहिए जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो क्या कहते हैं इख्तियारात का मामला है, उसमें वो वजाहत नहीं है कि कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन के मेंबरान कौन होंगे, फिर कौन कौन सी इमारत होंगी। ये दो तीन एतराज़ात उनके अहम हैं। उसके अलावा एक अहम उनका एतराज़ ये भी है कि ये कितनी मुद्दत में किया जाएगा और इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, लिस्ट आनी चाहिए इमारत की। नाज़रीन, पंजाब में 6000 सोसाइटीज़ को इलीगल कर दिया गया। अगर आप भी थोड़ी सी कोशिश कर लें तो या मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ, एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे ये भी देखना होता है कि इसके असरात मेरे प्रोफेशन पर क्या पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि चंद अपने हैं जिनकी बहुत सारी इलीगल सोसाइटीज़ हैं पंजाब में। 6000 सोसाइटीज़ हैं उनकी तादाद। वो लीगलाइज कर देते हैं तो गवर्नर साहब बड़ी बेजा बेजा करते हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं अपनी हुकूमत की उस कदम की। लेकिन वही कदम अगर कराची में नस्रा टावर के गिराए जाने के बाद, क्योंकि उसके मुतासरीन जो है उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी लुटाकर वो फ्लैट्स खरीदे थे। अब वो बेघर हो गए हैं, मालकान गायब हैं और उनको पैसे देने वाला कोई नहीं है। सिंध हुकूमत भी लाचार और बेबस दिखाई देती है और वो कह रही है कि वो नस्रा टावर के मकीनों के साथ है। पीटीआई कराची भी यही कहती है। लेकिन गवर्नर साहब चूँकि मुखालफत सिंध हुकूमत से है तो उनको यही काम करना है। ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी। उसके साथ साथ उन्होंने बलदियाती इलेक्शन, बलदियाती एक्ट जो है सिंध असम्बली का, उसके हवाले से जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इक़दाम किया था, उस पर वज़ीर आला सिंध के साथ उनकी बराह रास्त एक चल चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गवर्नर साहब एतराज़ात लिख कर दें। इसका मतलब ये है कि जो एतराज़ात हैं वो लिखे हुए नहीं पहुँचे सिंध हुकूमत के पास। नाज़रीन, एक खबर ये भी है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ उर्सिस सेक्टर रेफरेंस जो है उसमें बरियत के खिलाफ जो अपील थी नैब की, उसकी समाअत हुई और उसमें ये नैब की जानिब से ये बताया गया कि 7 साल से रिकॉर्ड ही गायब है मुकदमे का। ना गवाहान के बयानात हैं और ना ही मुकदमे का कोई रिकॉर्ड है। 7 साल में ना आसिफ जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना ही कोई और नैब का चेयरमैन रहा। नैब के चेयरमैन जो रहे वो नैब में आकर एहतसाब करते रहे, सख्ती के साथ एहतसाब करते रहे। पिछली हुकूमत में भी, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी, और अब भी मौजूदा चेयरमैन भी कर रहे हैं, पिछले भी कर रहे हैं। 8 साल लग गए इसमें। अगर रिकॉर्ड गायब है तो जिम्मेदार कौन है, ये नैब को बताना होगा। और इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी। उनमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि नैब पर संजीदा इल्ज़ाम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। आप देखिए कि इस मामले में करना क्या चाहते हो। ये मामला उन्होंने रिमांड बैक कर दिया प्रोसिक्यूटर जनरल को कि वो देखकर फैसला करें। अब नाज़रीन आते हैं एक और जिस इशू पर बात करनी मकसूद है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब तो गुज़िश्ता रोज़ हो गई, 12 बजे के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कराची पहुँच कर, नाज़िमाबाद स्टेशन पहुँच कर ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करने की कोशिश की। उसमें थोड़ा सा हंगामा हुआ, दकम पेल हुई, कुछ पुलिस ने डंडे चलाए, रेंजर्स ने कुछ मदाखलत की और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया, हमारा खून भी शामिल हो गया है और ये कराची के लिए तोहफ़ा था नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करने की ज़हमत ना करें। नाज़रीन, जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसेस है, वो यही है कि एक हुकूमत मनसूबा शुरू करती है, मुकम्मल नहीं होता तो दूसरी हुकूमत आकर उसको मुकम्मल करती है और उसका इफ्तिताह कर देती है। नवाज शरीफ साहब ने दर्जनों ऐसे मनसूबों का इफ्तिताह किया होगा और किया था भी, ख़ास तौर पर पावर सेक्टर के मनसूबों का, क्योंकि जो बिजली की पूरी की कमी नवाज शरीफ हुकूमत ने, वो मनसूबे पिछली हुकूमत ने और जनरल मुशर्रफ के ज़माने के मनसूबे थे, अक्सरियत उनमें थी।
नून लीग ने कायदे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया था, उसका हाल क्या है वो कल हम उसके ऊपर भी स्टोरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ यही कि वो मंसूबे वो हुकूमतें चली गई, तकमील तक नहीं पहुंचे, क्योंकि पावर के मंसूबे बहुत वक्त लेते हैं। कम से कम 5 अगर छोटा मंसूबा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल लेते हैं अगर बड़ा मंसूबा हो जनरेशन शुरू करने में। तो नून लीग को ये सोचना चाहिए, ये सियासी शेविनिज्म है कि आप अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त ही ना करें। पीटीआई की हुकूमत आई नून लीग के बाद, ग्राउंड पर कोई काम नहीं था। सिंध हुकूमत मुसलसल चीख रही थी कि ग्रीन लाइन मनसूबा मुकम्मल किया जाए। उनके पास फंड्स नहीं थे, सिंध हुकूमत के पास, सूबे के पास इतने फंड्स होते भी नहीं हैं। तो जब सिंध हुकूमत ये चीख रही थी तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत में भी चीख रही थी। नून लीग की हुकूमत कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब इस मौजूदा हुकूमत में ये हो गया तो उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस सियासी शेविनिज्म का मुजाहरा किया गया है, नाज़रीन मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल में और ज़्यादा शिद्दत आएगी नून लीग की पॉलिसी में। और पीटीआई तो पहले ही इस हवाले से बहुत सख्त रवैये की हामिल जमात है, वो भी शिद्दत से जवाब देगी। और इसका डेफिनेट असर रफ्ता रफ्ता जो मुल्क की दीगर सियासी जमातें हैं, जो मुतहम्मल मिजाज जमातें समझी जाती हैं, उन पर पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पड़ना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। उनके लोगों के ट्वीट्स अगर आप देखें, या आप जिस किस्म का रद्द-ए-अमल वो पिछले 2-3 महीने से दे रहे हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि यही जो असर है वो उनके ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। ये पाकिस्तानी सियासत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सियासत में रवादारी ही बुनियादी चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बुनियादी चीज़ है। जमहूरियत अगर है तो आप आइन पर यकीन रखते हैं, नॉर्म्स पर यकीन रखते हैं, सियासी रवायात को आगे बढ़ाते हैं, शेविनिज्म का मुजाहरा नहीं करते। 3 लोग तो वहाँ पहुँचे थे, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज इस हुकूमत की फुस्तायत करार दिया, जो नून लीग के साथ धक्कम पेल हुई कराची में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मजबूर कौन करता है, ये भी देखने की बात है नाज़रीन, कि बहुत सारी चीज़ें हम पुलिस के सर डाल देते हैं, रेंजर्स के सर डाल देते हैं, लेकिन क्या हमें वो चीज़ें करना ज़ेब देती हैं कि आप एक लाओ लश्कर के साथ पहुँचें? ये बड़ा ज़रूरी देखने का है, और मेरी तो गुजारिश ही हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें कुछ अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं कर रही, जो भी इस किस्म के रवैये का मुजाहरा कर रही हैं। उसको आपको रवायात कायम करना है, क्योंकि आप लीडर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन होने के साथ साथ आप रोल मॉडल भी हैं। आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, फिर वो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। पीटीआई के लोग तो बेचारे यूथिया कहलाने लगे हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं अपनी जमात को, अपने कायदीन को। कायदीन जो भी कहते हैं वो उसको अंधी तकलीद उसकी करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें ये सब कुछ भी सुनना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन पहले ही पटवारी कहलाते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत होती है। इससे ये इस किस्म का रवैया अगर जारी रहा तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। नाज़रीन, अब ज़रा खबरों की जानिब आते हैं। एक तो 3 अहम खबरें हैं, 4। मुदस्सिर नारू जो कुछ कुछ अरसे से लापता है, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, उनकी मुलाकात, उनके अहल खाना की मुलाकात आज हो गई प्राइम मिनिस्टर साहब से। 2 रोज़ पहले वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये डायरेक्शन दी है, ये इख्तियारात की जो तिकोन है, उसका जो फ़लसफ़ा है आइन में, उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि इख्तियारात की जो तक़सीम हो चुकी है, उसमें हर अदारे का अपना अपना इख्तियार है। और उनका ये कहना था वफाकी काबीना का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और इसके ख़िलाफ़ अपील की जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। उनकी फैमिली से मिले और उनको ये उम्मीद दिलाई है कि वो जो भी मुमकिन हो सका करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का तज़किरा है नाज़रीन, तो एक बात और सुन लीजिए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ फिर ये फरमाया है कि पाकिस्तान अभी दुनिया में सस्ता मुल्क है। मैं समझता हूँ कि इसे हमें और आपको धमकी की सूरत में लेना चाहिए, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी बात की, उसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आया, रिकॉर्ड गवाह है। फैसल वावडा साहब की बात करते हैं। वो आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रहे। उनके वकील पेश हुए और वो ये नहीं बता सके कि कौन सी प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन में आती है जिसको वो रुकवा सकते हैं, क्योंकि मामला जाली हल्फनामे का है, बयान हल्फी, जाली बयान हल्फी का है। उन्होंने बाद में शरीयत छोड़ी और पहले इलेक्शन के कागजात जमा करा दिए थे। बयान हल्फी में उन्होंने कहा कि वो उन्होंने टाइमली जमा करा दिए थे, सेशन सर्टिफिकेट जो था, उसको माफ़ कीजिएगा, शहरियत को के खात्मे की दरख्वास्त जो है वो दे चुके थे। लेकिन जो पेपर्स हैं, ऑन पेपर्स फैसल वावडा साहब एट फॉल्ट दिखाई देते हैं। अब उनके ऊपर एक बार फिर नाली की तलवार लटकने लगी है। नाज़रीन, देखिए आगे क्या फ़ैसला होता है। फिर सियालकोट के हवाले से अहम खबर है। सियालकोट वाक़े के बाद सियालकोट बार ने
ایک رد عمل کا اظہار کیا، اور وہ سری لنکا کے ساتھ یکجہتی میں کیا۔ وکلا برادری نے یہ کہا کہ کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا ایسے مجرموں کے وکیل کے طور پر جنہوں نے یہ حرکت کی اور اسے زندہ جلایا اور اس طرح مارا پیٹا غیر ملکی شہری کو۔ جذبات اپنی جگہ، لیکن اب اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے اور اب انہیں وکیل نہیں ملے گا۔ ناظرین، یہ بھی ایک قانونی نکتہ ہے کہ وکیل ہونا لازمی ہے، کیونکہ ورنہ ریاست کو مقرر کرنا پڑے گا وکیل، اور اگر وکیل کو پیش نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پیش ہوا تو اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ یہ ہم پھر قانون کا راستہ روک رہے ہیں یہ کام کر کے، اور یہ بھی دنیا میں کوئی اچھا امپیکٹ اس سے نہیں آئے گا۔ ایک خبر فیصل آباد کے حوالے سے ہے ناظرین، کہ فیصل آباد میں جو خواتین کے ساتھ ابھی 2-3 روز پہلے جو واقعہ ہوا، جس طرح انہیں بلہنا کیا گیا، وہ اس کی مزید ویڈیو آ گئی، اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین خود کپڑے اتار رہی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ دکاندار ان کو یہ کہہ رہے ہیں تشدد کرتے ہوئے کہ ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے، اور وہ خواتین ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہیں اور باہر آ کر کپڑے اتارتی ہیں۔ اگین اس کی ذمہ داری مردوں پر ضرور عائد ہوتی ہے، ان دکانداروں پر، معاشرے پر عائد ہوتی ہے کہ ہم کیسی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی۔ ناظرین، اور بھی بہت سارے دل خراش واقعات ہیں جن پر بات کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ایک خبر نے آج دل چیر کے رکھ دیا۔ ایک ٹویٹر پر ایک صاحب ہیں وقار راجپوت صاحب، انہوں نے دل خراش اطلاع دی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی بھتیجی کا گزشتہ روز انتقال ہوا، اس کو دفنایا گیا، اور آج بچی کی لاش قبر سے غائب کر دی ہے۔ ناظرین، جس شقیل قلب نے بھی یہ کیا، اس نے یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت کی ہے۔ اس پر اس سے زیادہ بات کرنا ناظرین ممکن بھی نہیں ہے کسی بھی سافٹ ہارٹ آدمی کے لیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب کہاں جا رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔